नमस्कार। और ये इस सीरीज़ की क्लास 3 है। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अच्छे से देख लिया था कि कंप्यूटर किस तरीके से इवॉल्व हुआ और कौन कौन सी जनरेशन थी, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, किस सन में क्या चीज़ हुई, ये सब हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने आईटी गैजेट्स की और उसके एप्लीकेशंस की कि किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पहले लेक्चर ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप शुरुआत से इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएँ। अगर बात करें आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो समय यहाँ पर वीडियो में दे रहे हैं बस उसको ध्यान से दीजिए, तो आपको ना नोट्स बनानी पड़ेगी और ना आपको लेक्चर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करें आज के इस लेक्चर की। तो पहला शब्द जो आ रहा है वो आईटी आ रहा है। अब आईटी का मतलब क्या होता है? तो आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में देखें तो यहाँ पर लिखा गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये इसका फुल फॉर्म है हिंदी में अगर बात करें तो। अब ये क्या चीज़ होती है? तो इस आईटी का तो मतलब समझ में आ गया कि ये चीज़ होती है, लेकिन यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे सेल फोन, टेलीविज़न सेट, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। मतलब अगर आपने आईटी डिवाइस की बात की तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी नीचे देखिए हमने लिस्ट भी दी है, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस और वायरलेस तकनीक द्वारा निर्मित किए गए मोबाइल दोनों शामिल हैं। अगर आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन फ़ोन, रेडियो और टीवी प्रसारण जैसी चीज़ें शामिल हैं। कुल मिला के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, वो सारी आपकी आईटी गैजेट्स में आती हैं। अगर आगे बात की जाए आईसीटी की, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी जो कंपनियां या चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये सब आईटी के ही अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, आप एक बार आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। बस इसमें कुल मिलाकर यही कहा गया है कि जो आपकी डिवाइसेस हैं वो सारी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? आईटी की बात आईटी गैजेट्स के अंदर में आती हैं। अगर बात की जाए कि आईटी गैजेट्स की सूची क्या है, तो आपकी टीवी किस में आती है? आईटी गैजेट में आती है मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए, जीपीएस, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आती हैं, आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। अब यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर पूछा जाए तो इस पे तो कोई भी बच्चा बिना कुछ सोचे 10 लाइनें आराम से लिख सकता है, या मैं कहूँ 10 पेज आराम से लिख सकता है, क्योंकि आज के जो आधुनिक क्षेत्र हैं उनमें हर जगह आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल है। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सुबह उठते हैं, शाम के सोते तक हम कंप्यूटर से ही जुड़ी चीज़ें देखते हैं, कंप्यूटर पे ही पूरी तरीके से आज के समय में कहें तो निर्भर हैं। अब यहाँ पर देखिए आज के प्रारंभिक कंप्यूटरों की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, मतलब आज के जो कंप्यूटर हैं वो शुरुआत जब कंप्यूटर की हुई थी पिछले लेक्चर में देखिए तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे घरों में, एजुकेशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, व्यवसाय बिजनेस में, चिकित्सा में, सरकारी कार्यालयों में, या कहीं भी कहें कृषि, रिसर्च, बैंकिंग, रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, कंप्यूटर से आज के समय में तो अछूता वो नहीं ही रह गया है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है उसकी बात की गई है। तो पहले कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग आप बताइए, खुद ही बताइए क्या चीज़ है। तो आप कोई भी काम करते हैं, आपका फ्रिज देख लीजिए, आपका मोबाइल देख लीजिए, आपको ईमेल भेजना हो, गेम चलाना हो, यहाँ पर कुछ भी देख लीजिए, किसी से बात करना हो, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर पे ही निर्भर हैं। अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्रों में तो क्या चीज़ है? आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतरीन इसका उपयोग हुआ है। अभी देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आप भी इसका उपयोग कर रहे हैं ना, कि पढ़ाई आप कर पा रहे हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बखूबी होता है। आज के समय में कई शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम होती है, जो डिजिटल बोर्ड लगा होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स की मदद से किसी स्कूल में टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है, कि उससे आप आसानी से, जैसे मैं कह रहा हूँ सीपीयू, तो स्क्रीन पे सीपीयू दिखा सकते हैं, उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं, कई चीज़ें दिखा सकते हैं, जिससे आसानी से आपका काम हो पाए।
यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा स्कूलों में और जैसे कार्य, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाना, ऑनलाइन या बच्चों को मेल भेजना हो, मैसेज भेजना हो, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से की जा सकती हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्रों में उपयोग, तो देखिए जो आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में वो कई कामों में होता है, जैसे दवाइयों का रिकॉर्ड रखना या लोगों को अच्छे से डायग्नोस कर पाना, क्या बीमारी है एकदम सटीक आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है, ये सब कंप्यूटर के ही द्वारा हुई है। वैसे आज के समय में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं कंप्यूटर के ही थ्रू बड़े बड़े अस्पतालों में। ये सब भी चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं। बैंकिंग के क्षेत्रों में बात किया जाए तो ये देखिए, वो भी आप देख रहे हैं कि आप कोई भी बैंकिंग का आप काम करिए तो कंप्यूटर से आप आसानी से अपना रिकॉर्ड निकलवाना चाहें। पहले क्या होता था, आपको जाना पड़ता था बैंक, विजिट करना पड़ता था, बताना पड़ता था कि ये हमारी पासबुक है, प्रिंट कर दो। अब तो आप चाहें तो मोबाइल पे क्लिक करें, वो आपको मिल जाता है। या आप कहीं ट्रांजेक्शन करना चाहें, नेफ्ट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें बैंकिंग में, तो सब कुछ तो कंप्यूटर पर ही निर्भर है। व्यापार के क्षेत्रों में तो देखिए, बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं उसमें कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने में या कस्टमर से कांटेक्ट करने में, कस्टमर को अपनी चीज़ बताने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए बिज़नेस में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर कंपनियाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट के वितरण की प्रक्रिया, जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको पहुँचाना है, किस तरीके से पहुँचाना है, क्या चीज़ की कमी है या किस चीज़ में कंप्लेन आ रही है, किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर आसानी से डायग्नोस कर सकता है। अब तो बिग डेटा का भी उपयोग किया जाने लगा है बिजनेस के क्षेत्रों में। मनोरंजन के क्षेत्र में ये तो देख ही रहे हैं, बच्चे मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, या आप कुछ भी इंटरटेन करना चाहें अपने आप को तो मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा आप खुद को कर सकते हैं। जब मैं कंप्यूटर कहता हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आ ही जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी रक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है। रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करना और टारगेट करना। अभी देखिए जो आपका ये हमास वाला अटैक हुआ था उसमें भी देखिए इजराइल जो है उसकी मिसाइल को ट्रैक करके उसको ध्वस्त करने का काम कर लेता था। ये सब कंप्यूटर की ही टेक्नोलॉजी से संभव होता है। अब यहाँ पर फाइटर प्लेन, टैंक में जैसे टारगेट सेट करने का काम हुआ, ये सारी चीज़ आपका जो है रक्षा के भी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और ट्रेनिंग देने के लिए भी कंप्यूटर काफ़ी भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है कि आप युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं लोगों को। तो ये तो रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ। इसके अलावा बात किया जाए कंप्यूटर का विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग, तो उसके क्षेत्र में भी डेवलपमेंट में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल साइंटिस्ट अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च संबंधी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कोई मान लीजिए एक देश में कुछ रिसर्च कर रहा है और उसी की दूसरी लेबोरेटरी दूसरे देश में है, तो उसमें डेटा को जो शेयर करना है, बड़े बड़े डेटा को, वो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। एक सेकेंड, चलिए अब इसके बाद बात आती है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ लगभग बच्चों को पता होगी, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर हमने पहले भी देखा था अभी शुरुआती लेक्चरों में कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, जो भौतिक हैं, जो फिजिकल हैं, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, या लिखा जाता है फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और उन कंप्यूटरों से जिनसे प्रोग्राम चलता है या कंप्यूटर की सारी चीज़ें रन होती हैं, जिन्हें देख तो सकते हैं पर टच फील नहीं कर सकते हैं, जिनका भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है, फिजिकल कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज़ लिखी गई है। तो कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर के कई अलग अलग प्रकार हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिक डिस्क, मॉनिटर। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ है एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग क्या हैं, धीरे धीरे देखते हैं। तो हमने वो फिगर पढ़ा था पहले लेक्चर में, याद होगा कि सबसे पहले डेटा इनपुट होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो आपका आता है वो आता है इनपुट डिवाइस। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है तो हम उसको बताएंगे, देखो भैया नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम देखिए ध्यान से इसको, इनपुट डिवाइस। अगर इसको 2 भाग में मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, पहला भाग बनेगा आपका इन और दूसरा भाग आपका क्या बनेगा, पुट। दूसरा भाग क्या बना, पुट। तो
प्लस पुट दो शब्द से ये बना है। इन का मतलब अंदर होता है, पुट का मतलब ऐसे रखना होता है, पर यहाँ पर हम भेजना समझेंगे। तो अगर कोई कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस है जिससे कोई भी चीज़, डेटा हो, इंस्ट्रक्शन हो, कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है, कोई कमांड हो कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है, उस चीज़ को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे ये माइक लगा हुआ है, तो माइक से आवाज़ बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बताइए? आवाज़ अंदर आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। आसान चीज़ है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। वही चीज़ मैं समझाया, कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे डेटा या इंस्ट्रक्शन अंदर भेजा जा रहा हो। मतलब आप अपनी बात कंप्यूटर से कह रहे हो कि भाई ये काम आप कर दो, तो वो डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका माइक हो गया, ऐसे तमाम है। अभी हम देख रहे हैं नीचे की तरफ। अब देखिए, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरीके के इनपुट डिवाइस उपयोग होता है। वही चीज़ है, घूम फिर के वही सारी बात है। अब सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो यूज़ होती है वो आपकी कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड पता होगा बच्चों को क्या होता है, जिससे आप टाइप करते हैं, वो चीज़ कीबोर्ड है। अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर आप नहीं देखते होंगे। तो यह देखिए, पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इससे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 बटन होती है। मतलब एक नॉर्मल कीबोर्ड में अगर आप जोड़ेंगे तो 101 से लेकर 105 तक बटन होती है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन से होते हैं? तो जनरली आपके लैपटॉप में देखिए, या कई कीबोर्ड में भी आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, स्लीप, म्यूट ऐसी बटनें मिल जाती हैं। तो जिन कीबोर्ड में ऐसी बटनें होती हैं वो 105 से ज़्यादा भी बटन हो सकती है उसमें। अगर बात करें कंप्यूटर के कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन एक बार नाम सुन लीजिए। वायर्ड कीबोर्ड होता है जो तार से जुड़ा रहता है, जैसे अभी कीबोर्ड तार से जुड़े USB वाले कीबोर्ड, ठीक। दूसरा वायरलेस कीबोर्ड होता है जो बिना तार के जुड़े होते हैं, जनरली 30 फीट तक रेंज होती है आपकी। उसके बाद आपका बी राइडर, नीचे की तरफ से दिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा, मैंने फिगर ले आया था यहाँ पर। देखिए, वायर्ड कीबोर्ड कौन से हैं? जिसमें तार है। वायरलेस कौन से हैं? देखिए, जिसमें तार नहीं है। ये जो पिन आप देख रहे हो ना, इस पिन को आप CPU या अपने लैपटॉप में लगाइए तो कीबोर्ड माउस आपका चलने लगता है। ये तो अब आमतौर पे दिखने वाला ही होगा। इसके बाद आपका बी राइडर कीबोर्ड है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, सॉरी रेडर कीबोर्ड जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद एक कीबोर्ड आता है जिसका फिजिकल अपीयरेंस तो कुछ इस तरीके से है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे लगा देंगे तो वो चलने लगेगा। देखिए, इसे आप होलोग्राम कीबोर्ड कहते हैं। ये आपकी कोई भी सरफेस हो सकती है, उस पर ये रिफ्लेक्ट करता है और जब आप ABCD छुएंगे तो वो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करेगा। और उसके बाद आखिरी टाइप का जो कीबोर्ड होता है वो की माउस कीबोर्ड है, जो कि कुछ यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपका होता है। फिगर इसलिए लगा दिया ताकि आसानी से आप समझ पाएँ। जनरली हम वायर्ड और वायरलेस ही देखते हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ताकि आप इसकी नोट्स बनाने। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में परेशान रहते हैं कि ये नोट्स बना लें, वो नोट्स बना लें, की पॉइंट बना लें। हम आपको दे रहे हैं, परेशान मत होइए, अभी लेक्चर देखिए। फिर बात आती है माउस की। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है GUI, इसका फुल फॉर्म बताइए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या जैसे अभी आप मोबाइल देखिए तो मोबाइल में सारे आइकन आपको दिख रहे हैं चित्र के माध्यम से। तो ऐसे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं जिसमें चित्र के माध्यम से आप सब कमांड दे सकते हैं, उसको आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्रॉस बटन है, या शायद आपको ना दिख रहा हो। कुल मिला के आइकन्स होते हैं आपके में, सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, MS वर्ड कहाँ है दिख रहा है, तो ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वहीं पे अगर आपको कोई ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़े जिसमें आप अक्षर लिख के इनपुट देते हैं, उसे CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। समझ में आई इतनी चीज़? 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लें। ठीक है, तो GUI हो गया। में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। इसमें कुल 3 बटन होती है, किसी भी माउस में 3 बटन होती है। देखिए, लेफ्ट, राइट और बीच में आपकी स्क्रॉल बटन। 2 बटन होती है, एक इस तरफ, एक लेफ्ट, एक राइट हो गई, और बीच में आपकी ये स्क्रॉल बटन है। स्क्रॉल बटन से आपका क्या होता है, पेज ऊपर नीचे जाता है। जैसे मैं इस पेज पे क्लिक कर दूं तो स्क्रॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज ऊपर नीचे जाएगा। बाकी लेफ्ट बटन से, राइट बटन से, आप लेफ्ट बटन से किसी भी ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं, राइट बटन से उसके ऑप्शंस को खोल सकते हैं। अब आपका माउस कितने टाइप का होता है, इसके भी फिगर हम लेते आए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑप्टिकल माउस,
ऑप्टिकल वायर्ड माउस। ऑप्टिकल मतलब जिस माउस में ऐसे लाइट जल रही है, देख रहे हैं लाल लाइट यहाँ नीचे जल रही है, तो ये ऑप्टिकल भी है। और वायर्ड मतलब देखिए तार दिख रहा होगा, तो ये वायर्ड माउस भी है। कैसा माउस है? ऑप्टिकल वायर्ड माउस। ठीक, अगर ये तार हटा दिया जाए तो ये दूसरा माउस बन जाएगा। देख रहे हैं ये तार जो दिख रहा है ये हटा दिया जाए तो ये दूसरा वाला माउस ऑप्टिकल वायरलेस माउस बन जाएगा। उसके बाद ये टच वायरलेस माउस होता है। और आखिरी में ये पहले यूज़ होता था, पहले कौन सा माउस यूज़ होता था? मैकेनिकल माउस यूज़ होता था। इसमें क्या होता था? इसमें एक ट्रैक बॉल होती थी। ये बॉल जो आप देख रहे हो ना, इसको आप ट्रैक बॉल कहते थे। ये यहाँ पर लाइट की जगह पर वो ट्रैक बॉल होता था। इसको हटा दीजिए लाइट को और इसकी जगह पे यही वाली गेंद जो दिख रही है स्क्रीन पे वो लगा दीजिए, तो आपका ट्रैक बॉल बन जाता था। ट्रैक बॉल वाला माउस, जिसे मैकेनिकल माउस कहते थे। तो माउस जब आप ऐसे रख के चलाते थे ना, तो ये यहाँ पर जो बॉल होती थी वो मूव करती थी, तो आपका माउस का पॉइंटर मूव करता था और आसानी से काम करता था। लेकिन समय के साथ साथ ये बूढ़ा हो गया और चला गया बाहर की तरफ, मतलब यूज़ से बाहर हो गया। फिर अगली डिवाइस हमारी स्कैनर है। अब स्कैनर भी हमने देखा है, खूब देखा है। स्कैनर क्या होता है बताइए? स्कैनर का काम क्या है? सर हम जाते हैं दुकान पे, फ़ोटो एक छोटी सी लेके जाते हैं, कहते हैं भैया इससे 3 फ़ोटो बना देना। ठीक, तो वो अपने स्कैनर कांच को उठाता है, उसमें रखता है और वो फ़ोटो स्क्रीन पे चली आती है। समझ में आया? ये काम स्कैनर का होता है कि आपकी एक फ़ोटो को स्क्रीन में ले जाने का काम करता है। ये तो हो गया सर, लेकिन किसी को बताएंगे कैसे? तो किसी को ऐसे बताएंगे कि आप जो फ़ोटो लेके गए वो हार्ड कॉपी थी और जो स्क्रीन में आ गई वो सॉफ्ट कॉपी थी। तो स्कैनर ने क्या किया? स्कैनर ने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल दिया। तो कोई पूछे व्हाट इज़ स्कैनर, तो हम कहेंगे अ डिवाइस विच कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देती है उसको हम स्कैनर कहते हैं। इनपुट डिवाइस मैंने कह दिया था, इनपुट डिवाइस तो है ही, स्कैनर कहते हैं। क्या काम है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। हाँ देखिए, एक ऐसी डिवाइस जिसका उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। ठीक, और ये इनपुट डिवाइस है। जाहिर सी बात है डेटा बाहर से अंदर जा रहा है तो इनपुट ही डिवाइस होगी। इसके बाद आपका OMR आता है। OMR क्या चीज़ होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। अब यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR सीट पर पेंसिल, ये तो पता ही होगा, आप एग्ज़ाम में जाते हो जो गोला करके आते हो वो आपकी OMR सीट होती है। देखो ऐसे समझो, समझ जाओगे। ये सीट आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी OMR सीट है। इसमें आप गोला करके चले जाते हो। ये जिससे चेक होता है वो आपकी OMR मशीन होती है। जो मशीन इसको चेक करती है वो आपकी OMR मशीन होती है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप मार्क बनाते हो उसको रीड करने वाला ये डिवाइस होती है और ये काफ़ी तेज काम करती है। OCR क्या होता है? नाम पढ़िए पहले। नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मतलब कि जो आपके, देखिए फिगर देखिए तो समझ जाओगे, एक सेकंड। जो आपके देखिए ये फिगर लिखे हुए हैं ना, ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इन टेक्स्ट पे जब इस पेन को चलाया जाता है तो ये उस टेक्स्ट को पढ़ लेता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, जो कैरेक्टर को पहचान लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक, ये टेक्स्ट को पहचान के अब ये क्या करेगा? ये इसको कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। मतलब आप ऐसे पेन बस रगड़ दीजिए और ये अपने आप स्क्रीन पर टाइप करता रहेगा। ये बहुत तेज टाइप करता है। इसके बाद फिर आता है आपका MICR। MICR भी कैरेक्टर को ही पहचानता है, लेकिन कैसे कैरेक्टर को? जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हों। आप समझिए इस चीज़ को, जैसे आप बैंक में जाते हो तो चेक देते हो, तो बैंक ने कहा भाई चेक तो नकली भी तैयार हो सकते हैं, एकदम फर्जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, देख ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने चेक में नीचे नंबर लिख डाले। अब नंबर भी कोई लिख सकता था, तो नंबर जिस स्याही से लिखा गया वो स्याही थी आपकी मैग्नेटिक इंक की। अब ये डिवाइस क्या करती है? जब आप चेक देते हो तो उसको उस डिवाइस में लगा दिया जाता है, तो वो चेक कर लेता है कि जो आपने ये कागज़ दिया है, ये कागज़ का टुकड़ा बैंक की असली स्याही से छपा हुआ है कि नहीं छपा हुआ है। देखिए डिवाइस ऐसी है, नीचे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं वह चुंबकीय स्याही मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर से लिखे रहते हैं, और इन्हीं को जांचने का काम आपकी ये डिवाइस करती है। यहाँ पर देखिए ये आपकी डिवाइस है, ये जैसे जाएगी तो ये जो नंबर नीचे लिखा है ना,
इसको जांच लेगी कि ये नंबर असली स्याही से छपे हैं कि नहीं, मैग्नेटिक इंक से छपे हैं कि नहीं। इसीलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। समझ में आई इस चीज़। चलिए, इसके बाद आपका जॉयस्टिक आता है। इसका उपयोग गेम को खेलने के लिए किया जाता है। कई मूवी में देखा होगा ना, गाड़ी चला रहे हैं, गियर को ऐसे नीचे इधर उधर किया तो गाड़ी भी स्क्रीन में मूव करती है, या छोटे छोटे रिमोटों में भी जॉयस्टिक आपका बना रहता है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है ट्रैक बॉल का। ये देखिए, इसको एक बार पढ़िए, समझ जाएंगे। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जैसे माउस होता है ना, ये देखो, ये जो माउस का आइकन बन जाता है, ये चूहे जैसा देख रहे हैं, ये तीर जैसा, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। जहाँ पर भी ये पॉइंट करके क्लिक करेंगे वहीं काम करेगा। इस चीज़ को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसमें ऊपर की सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी रहती है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, जिसको घुमाने से माउस के पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता था। ठीक, आसान सी चीज़ है। उसके बाद टच स्क्रीन है। इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, टच स्क्रीन तो आप देख ही रहे हो। और इनपुट क्यों है, क्योंकि कमांड अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाएगा तो इनपुट है, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, डिजिटल टैबलेट एंड ग्राफिक टैबलेट, ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है, चित्र उत्र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा। बार कोड रीडर, ये तो आपने देखा ही होगा ना, किसी भी मॉल या दुकान में जब आप सामान खरीदते हैं तो जो प्रोडक्ट पे बार कोड बने रहते हैं, देखो जैसे ऐसे ऐसे बार कोड बने रहते हैं, इनको रीड करने का काम बार कोड रीडर करता है। ठीक, बार कोड रीडर क्या करता है, इन कोड पे ऐसे एक बार बस चला दो तो ये इसको आराम से रीड कर देता है। इससे प्रोडक्ट की स्कैनिंग काफ़ी तेज हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। समझ में आया कि नहीं, एकदम आसानी से ये स्कैनिंग हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद आउटपुट डिवाइस है, लेकिन लेक्चर ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इतना पढ़ लीजिएगा आराम से। कोई भी दिक्कत आए तो हमसे पूछिएगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर ही दे रहे हैं, करते जाइए, क्योंकि हम किसी भी तरीके का पेड कोर्स नहीं चला रहे हैं, तो इसको प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करिए, कोई डाउट ना हो तो तारीफ़ करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।